Hi, good morning. SSC exam are not becoming tougher, they are becoming more selective. और यही एक बात है जो आज ज़्यादातर एस्पिरेंट मिस कर रहे हैं। आज जो स्टूडेंट हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपना सिलेबस भी पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी उनका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। आखिर ऐसा क्यों? मेहनत करने के बावजूद मार्क क्यों फंस जाते हैं? तो भैया रियल प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एफर्ट्स में नहीं है। हम तो एफर्ट्स पूरा लगाते हैं, जबकि प्रॉब्लम है स्ट्रेटजी के अंदर। क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रेटजी के अंदर हम जो प्लानिंग करते हैं, प्रॉब्लम वहीं पे छुपी हुई है। और हम इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, ना ही कोई मॉक एनालिसिस करेंगे। ये सिंपल एक पोस्टमार्टम है। किस चीज़ का? एडुकेटिव पैटर्न का। हम बताएंगे कि एडुकेटिव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और अगर आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो लेट अस लुक एट द एग्ज़ाम एज इट इज़, नॉट एज वी विश इट टू बी। ओके, एग्ज़ाम जैसा है उसको वैसे ही हम देखेंगे। हम अपने मन में कुछ नज़रिया बना लेते हैं कि भैया पेपर ऐसा होगा, पेपर टफ आ रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, पेपर जैसा है उसको वैसा ही देखो, अपने अंदर से कोई ओपिनियन उस पर थोपो नहीं। ओके, आगे चलते हैं। आगे है व्हाई दिस एनालिसिस मैटर। ओके, तो क्यों मैटर करता है भैया? ये एनालिसिस मैटर इसीलिए करता है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। बच्चों को लगता है क्या, टफ़ क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, हमें टफ़ क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करना है, जबकि एग्ज़ाम में रेलेवेंट क्वेश्चन ही आ रहे हैं। समझे? अगर आप क्वेश्चन उठाओगे तो क्वेश्चन रेलेवेंट ही आ रहे हैं, टफ़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है। एडुकेटी जो है अब बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए हैं, CGL का करवा लिए हैं, CPO का करवा लिए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का करवा लिए हैं, सिलेक्शन फेज का करवा लिए हैं। तो अब इनका बहुत सारा क्वेश्चन करवाने की वजह से अब इनके पास एक क्वेश्चन बैंक आ चुका है मार्केट में कि इनमें क्वेश्चन कहाँ से आया है। वही आगे भी रिपीट होगा, क्योंकि TCS में भी यही होता था, हर एक जगह यही होता है। जब एक बैंक बन जाता है, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन का सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रेंड फाइंड करते हैं, क्या ट्रेंड में चल रहा है, किस चीज़ से क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट वही आता है, मोस्टली वही चीज़ रिपीट होता है। ठीक है। लेकिन जो बच्चा रैंडम प्रिपरेशन कर रहा है, पहले के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, पहले जो था, पहले क्या था, पहले क्वेश्चन आता था अरिथमेटिक ज़्यादा आता था, एडवांस कम आता था। अगर उसी नज़रिया से चल रहा है तो थोड़ा सा इशू तो होंगे। क्यों होंगे ये आगे पता चलेगा आपको। ठीक है। कोर फाइंडिंग, ये वाली चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं। अगला टॉपिक है SSC CGL का एनालिसिस। भैया SSC CGL का जो एग्ज़ाम था वो 46 शिफ्ट्स में हुआ था और एक शिफ्ट्स में 25 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 1150 क्वेश्चन था। और आप जान करके आश्चर्य होगे कि इसमें मेंसुरेशन के 208 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के 181, ट्रिगोमेट्री के 105। अगर हम इन क्वेश्चन को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, 2 1 3 4, यानी कि 494। 1150 क्वेश्चन में 494 क्वेश्चन बस इस 3 टॉपिक से हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ
ये अप्रॉक्स 49 to 50% वेट को कैरी करता है। और अगर अभी भी आप अर्थमेटिक को लेके चल रहे हो तो आप तो एग्ज़ाम से बाहर हो। क्यों? क्योंकि भैया अर्थमेटिक से जितना क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन तो सिर्फ मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से आ रहा है। तो आप इस दो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो ना पहले। अर्थमेटिक के पीछे भागोगे, गिन चुन के आएंगे 30 से 35%, और 30 से 35% अकेले इस टॉपिक से आ रहे हैं, समझे। सीजीएल में ही नहीं, आगे वाले चैनल में देखते हैं सीपीओ। अब भैया देखो सीपीओ में क्या हुआ। सीपीओ का एग्ज़ाम 9 कहाँ गया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सीपीओ का एग्ज़ाम 9 शिफ्ट्स में हुआ, ठीक है। एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन था, 450 टोटल क्वेश्चन हुए सीपीओ में। इसमें मेंसुरेशन से 176 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री से 92, ओके। और अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 24 इधर चल जाएंगे तो 250 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हो जाते हैं। 450 में से 250 के अप्रोक्स, यानी कि मोर देन 50% क्वेश्चन तो सिर्फ इसी दो टॉपिक से आए हैं, ठीक है। सीपीओ में क्या था कि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुका था, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। और अब यहाँ पे कोई बच्चा अर्थमेटिक पे मेहनत करके जा रहा है, वो तो गेम से बाहर हो गया ना, क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चन तो सिर्फ मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से आ रहा है। अच्छा, आप कहोगे भैया ये तो तुक्का है, तो देख लो ना आगे, दिल्ली पुलिस 43 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। कितने शिफ्ट में, 43 शिफ्ट में 300 क्वेश्चन है मेंसुरेशन के डायरेक्टली, 300। यहाँ भी 50% के अप्रॉक्स क्वेश्चन है इससे। CHSL में भी मेंसुरेशन था, ज्योमेट्री था, बहुत ज़्यादा भर भर के था। लेकिन CHS में एक और टॉपिक था, वो था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे इसमें, लेकिन मेंसुरेशन ज्योमेट्री हैवी था। तो आगे चलते हैं। अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि एडीक्यूटी के आने से क्या हुआ। सबसे पहले तो जानेंगे TCS में क्या था। TCS में था कैलकुलेशन हाई, अर्थमेटिक का वेटेज 50 to 60%, एडवांस लेवल भी लो था और इसके क्वेश्चन भी कम ही आते थे एज कंपेयर टू अर्थमेटिक। लेकिन एडुकेटी आने से क्या हुआ कि चेंज हो गया। क्यों? जब आप क्वेश्चन मेकिंग बॉडी बदलेगा ना, तो क्वेश्चन का जो बिहेवियर है, जो DNA है, वो भी चेंज होगा। अगर हम उस बिहेवियर, उस DNA को नहीं एनालिसिस कर पाएंगे तो हमारा एग्ज़ाम जो है वहाँ पे हमको धप्पा दे देगा। हम पढ़ के जाएंगे कुछ, एग्ज़ाम में आएगा कुछ, और हम हो जाएंगे धप्पा, और वहाँ पे बोलेंगे ये तो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन नहीं, ये सारे चीज़ें एक्सपेक्टेड लाइन पे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को हम लाइफ लाइन कह सकते हैं। आज के टाइम में मेंसुरेशन ज्योमेट्री लाइफ लाइन है एग्ज़ाम का। क्यों? क्योंकि ये 50% के अप्रॉक्स वेट कैरी करता है। अगर कोई बच्चा आज से भी पढ़ाई शुरू करे ना, तो सबसे पहले इन दो टॉपिक को टारगेट करे या फिर इसको पैरेलल चलाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि मॉक कैसे दे। भैया सबसे पहले तो आप जान लो मॉक की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? एग्ज़ाम में धप्पा हो जा रहा है, पढ़ा हुआ तो आ रहा है लेकिन हम याद नहीं कर पा रहे। इस धप्पा से बचने के लिए हमें मॉक से
जुड़े रहना होगा। संडे सैटरडे एटलीस्ट 1 या 2 मॉक तो हमें देना पड़ेगा। तो मॉक देने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी तो बहुत बड़ा बात है। अभी क्या होता है, जब मैथ का क्वेश्चन आता है या फिर रीजनिंग का, हम क्वेश्चन को इतने स्पीड में पढ़ते हैं, ए पर्सन इज अरे भाई भाग क्यों रहे हो, धीरे पढ़ो, क्वेश्चन को स्लोली पढ़ो और उसको समझने का कोशिश करो, उसको विजुअलाइज करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन में गिवन क्या है। हम इतने स्पीड से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या डिमांड है क्या गिवन है, इसमें हम सिली कर देते हैं। और अक्सर सेंटीमीटर में पूछ देता है, मीटर में आंसर मार देते हैं। इतने छोटे छोटे हम सिली करते हैं कि बाद में हमें इतना पछतावा होता है कि क्या ही बता सकते हैं। आप खुद भी रिलेट करोगे। इसीलिए जब भी मॉक दो तो हमेशा कोशिश करो कि शांति पढ़े, कामली पढ़े क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे ही आप शांति से पढ़ोगे ना, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हमें क्या लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने में हम 2 सेकंड बचा लेंगे तो हम टाइम सेव कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। क्वेश्चन में 5 सेकंड दो, 6 सेकंड दो ज़्यादा, उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक क्लैरिटी डेवलप होगा कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज फास्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन समझोगे नहीं तो इशू क्रिएट हो जाते हैं। मॉक लगाने का रूल 2 क्या है, अब देखो, कभी कभी एग्ज़ाम में ये जो धप्पा हो रहा है, उस धप्पे वाले क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है, लेकिन हम स्किप करना नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते नहीं हैं। जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रियल एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरा रूल है, आपके अंदर क्वेश्चन को स्किप करने का स्ट्रेटजी होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है एवरी क्वेश्चन इज नॉट वर्थ योर टाइम। इसका मतलब क्या होता है? हर एक क्वेश्चन आपका समय नहीं ले सकता ना। इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप हर एक क्वेश्चन को अपना टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन ये धप्पा वाले होते हैं जो आपको धप्पा दे देते हैं, आपका टाइम भी खा जाते हैं, आपको सिली भी करवा देते हैं और आपको निगेटिव भी करवा देते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपके समय नहीं खाना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि स्ट्राइक नहीं कर रहा है, स्किप करो। क्यों? आप जितना जल्दी स्किप करोगे, सेकेंड राउंड में आप आके उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? क्यों? कभी कभी क्या होता है, जब प्रेशर हाई होता है, इजी क्वेश्चन भी स्ट्राइक नहीं करता है, लेकिन जब हम सेकेंड राउंड में आते हैं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं ऑटोमेटिक। ओके, अगला पॉइंट है सिलेक्शन इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि सिलेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता है। आप समझो, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जीत ठान लिए, तो आपको लगता है कि 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? भैया आप मैथ में तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के जीत के चक्कर में आपका टाइम डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपने टाइम कंज्यूम किया है ज़्यादा, आपके पास रिमेनिंग टाइम कम बचेगा। और जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप
बेटर परफॉर्म कर सकते थे, वहाँ टाइम की कमी की वजह से आप लैग कर जाओगे, ठीक है, पीछे रह जाओगे। इसीलिए सिलेक्शन जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता है, सिलेक्शन डिसीजन लेने से होता है। डिसीजन कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करूँगा तो सॉल्व भी होगा, सिली भी नहीं होगा और इजीली कर लेंगे। आगे चलते हैं। मेंटल कंट्रोल, ये वही बात है, परफेक्शन ट्रैप। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ में तेज होते हैं, उनको लगता है कि मैथ के सारे क्वेश्चन कर लूँगा। कुछ बच्चे रीजनिंग में तेज होते हैं, उनको लगता है उसके सारे क्वेश्चन कर लूँगा। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी कुछ क्वेश्चन को घुमा देता है तो हम फंस जाते हैं वहाँ पे। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें परफेक्शन की तरफ ना भागे, बल्कि हमें ऑप्टिमल एक्यूरेसी की तरफ भागे कि हाँ इतने करने लायक हैं, इतने में कर लिए। जैसे 25 क्वेश्चन हैं, इस टेस्ट में अगर 23 क्वेश्चन ऑप्टिमल एक्यूरेसी से हो रहा है तो इतना करो, 25 के पीछे मत भागो। क्यों? डिमांड ही इतना है ना, सारे बच्चे इतने ही करेंगे, वो 25 नहीं कर पाएंगे। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, 2 क्वेश्चन में सब फंसेंगे, तो इसमें तुम अपना टाइम मत बर्बाद करो। ओके, आगे चलते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ब्रीदिंग। जैसे ही पेपर में एंग्जाइटी बढ़ता है, स्पीड डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? डीप ब्रेथ करना चाहिए। जोर से सांस लो, सांस छोड़ो 2 बार। ओके, जब भी टेंशन हो, लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा, तो वो वाकई में ऐसा नहीं हो रहा, वो आपके एंजाइटी की वजह से फील हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा करो, या तो स्क्रीन के सर ऊपर कर लो, नीचे कर लो स्क्रीन के, और 2 बार डीप ब्रेथ करो। और हमेशा याद रखना, तुम्हारा दिमाग जितना शांत रहेगा तुम उतना फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब आप हमारे इस वीडियो से क्या सीखे हो, क्या टेक अवे ले जा सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यही है, आज है जनवरी, ओके, एंड है जनवरी का, फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई जून में एग्ज़ाम टेंटेटिव है, तो हमारे पास ले दे करके 4 महीने से लेकर के 5 महीने के अप्रोक्स बाकी हैं, राइट। अगर आप आज से भी शुरू करते हो ना, तो आपके पास इनफ टाइम है, यू हैव इनफ टाइम। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, अरे भैया आज नहीं, 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, कर लो। लेकिन नहीं, 2 फरवरी को नहीं पढ़ पाए, अब तो वैलेंटाइन डे आ रहा है, चलो भैया वैलेंटाइन डे के बाद ही शुरू करते हैं। इनका क्या होता है, रीस्टार्टिंग फेज चलता रहता है। ये हर एक 10 दिन के बाद रीस्टार्ट करते हैं, 15 दिन के बाद रीस्टार्ट करते हैं। ऐसे में फंस जाओगे। ओके, एक बार रीस्टार्ट करो, लंबे टाइम तक लेके जाओ, कम से कम 30 दिन तो फॉलो करो। आपने प्लान बनाया, 5 दिन में प्लान का सत्यानाश कर देते हो और फिर कोशिश करते हो रीस्टार्ट करें। यहीं पे इशू होता है, ठीक है।
हमेशा याद रखना 4-5 महीने जो है ना काफ़ी होते हैं, काफ़ी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री। इसको पहले डील कर लो, आधे क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, हमेशा दिमाग में रखना क्या कि ये एग्ज़ाम मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आप खुद को ऑप्शन दोगे ना तो आपका दिमाग आपको चूतिया बनाते रहेगा, समझे। खुद को बोलो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, हमें बस 3 से 4 महीने रगड़ के पढ़ना है, उसके बाद करते रहो ना नौटंकी। नौटंकी करने के लिए तो पूरा दिन बाकी है, पूरी ज़िंदगी बाकी है। अगर बेटा अभी नौटंकी किए ना तो तुम्हारा 2026 बर्बाद हो जाएगा। क्यों? सीजीएल के बाद लाइनअप है बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम, सीएचएसएल, एमटीएस। एक तो एमटीएस अभी भी है, ये 2025 वाला, लेकिन 2026 वाला एग्ज़ाम है, रेलवे है, एनटीपीसी है। अगर 2026 का सीजीएल आपका ख़राब हुआ तो बाकी के सारे एग्ज़ाम ख़राब होंगे। अगर आप ये 3 से 4 महीने मेहनत कर लिए ना, आप इन सारे एग्ज़ाम में से किसी ना किसी में सिलेक्शन लेके निकल जाओगे, समझे। तो अब क्या करना चाहिए? तो जाओ, सबसे पहले प्लानिंग बनाओ। ठीक है, दैट्स इट। प्लानिंग बनाओ, उसके ऊपर टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। और कभी भी 2 दिन साथ में मिस मत करो। आज मिस हो भी गया तो कल पढ़ो। ठीक है, 2 दिन लगातार मिस करने से दिमाग बहुत पीछे चला जाता है। तीसरा दिन मेहनत करने का हिम्मत भी नहीं होता है, लगता है यार छोड़ो, 2 दिन तो बर्बाद हो ही गया, अब डायरेक्टली हम मंडे से पढ़ेंगे। भैया मंडे कभी नहीं आता है। ठीक है, चलो फिर हम इस चैनल पे आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। ये जो लाइव टेस्ट होते हैं संडे को, सैटरडे को, या फिर कोई कोई प्लेटफॉर्म पे ट्यूसडे को, हम उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि रियल टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा और हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा वर्ड है, की वर्ड है, जिसको देखते ही क्वेश्चन टूट जाता है, वो सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइएगा। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग।